हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम देख रहे हैं लेजिस्लेटिव पावर जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है। तो उसका दूसरा पार्ट ये आ रहा है कि पार्लियामेंट कब लेजिस्लेट करेगी स्टेट फील्ड में, मतलब पार्लियामेंट कब लॉ बनाएगी स्टेट लिस्ट पे, वो कौन कौन से सर्कमस्टेंस होंगे, कौन कौन से सिचुएशंस होंगी जिसपे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी। पहला सर्कमस्टेंस ये है कि भाई, तो जब राज्यसभा पास कर दिया एक रेजोल्यूशन ऐसे पास करेगा कि फील नेसेसरी इन द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट में यदि वो उसको लगता है कि ये नेसेसरी है, पार्लियामेंट शुड मेक लॉ ऑन ए मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उस स्टेट लिस्ट पर जब राज्यसभा ने बोल दिया, राज्य की भाई सभा है, राज्य की सभा ने खुद बोल दिया कि भाई क्या है, अभी ये स्टेट लिस्ट पे ये प्रोविजन है, इस पे आप लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। तो वो क्या अब कौन वहाँ पे लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। लेकिन राज्यसभा मेजोरिटी कितनी होनी चाहिए भाई, मेजोरिटी रिक्वायर्ड 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, स्पेशल मेजोरिटी। क्यों? क्योंकि आप स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट पे किससे आप लॉ बनवा रहे हैं, यूनियन से, सेंटर से। बहुत बड़ी बात हुई, इसलिए अब मेजोरिटी कैसी चाहिए आपको, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये जो लॉ है ये 1.5 साल के लिए हमारा वैलिड रहेगा। दिस प्रोविजन नॉट रेस्ट्रिक्ट द स्टेट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट इनकंसिस्टेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड। भाई साहब बात ये है कि राज्यसभा ने बोल तो दिया है कि ये सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, इस पर अब लॉ बनाएगा, कौन बना रहा है, पार्लियामेंट बना रही है। लेकिन उस पर स्टेट भी लॉ बनाएगा, स्टेट भी उस पर लॉ बना सकता है, समझ रहे हो। स्टेट ऐसा नहीं कि वो उस पर सब्जेक्ट गया यूनियन के पास तो वो मैं नहीं बना सकता, नहीं, स्टेट भी बना सकता है। लेकिन जैसे सेंटर उस पर लॉ बनाएगा और जैसे इनकंसिस्टेंसी होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, तो सेंटर जो लॉ बनाएगी वो प्रिवेल कर जाएगी एज कम्पेयर टू स्टेट जो बनाएगी। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब राज्यसभा पढ़ेंगे हम पार्लियामेंट में तो भी ये चीज़ आएगी, तो इसको अभी आप देख लीजिए, क्योंकि राज्यसभा में इसको हमें पढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्लियर? ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी, ये इमरजेंसी वाले चैप्टर में आएगा। इमरजेंसी में ये होगा कि भाई देखिए, इमरजेंसी क्या हुआ है कि आर्टिकल 356, 360, 352 के अंदर हमें इमरजेंसी लगती है। इमरजेंसी कैसे लगेगी, किसी ने आक्रमण कर दिया, अंदर ही लोगों ने रिबेल हो गए, आर्म्स रेवलेशन करने लगे कि हम इस देश में रहना नहीं है, तो इमरजेंसी लग जाएगी। तो उसमें क्या होगा कि जो हमारी स्टेट लिस्ट होगी वो कंप्लीटली मर्ज हो जाएगी यूनियन लिस्ट में। एक तरह का वर्चुअल बात है ये, मतलब क्या है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम है अब वो यूनिटरी हो जाएगा। क्या? फेडरल अब यूनिटरी सिस्टम हो जाएगा इस केस में जब इमरजेंसी लगेगी। क्यों? क्योंकि अब स्टेट की डिमांड आप मानेंगे कि देश को बचाएंगे। क्या प्रायोरिटी क्या है, देश को बचाना, इसलिए स्टेट की जो पावर। अब इसमें एक केस और होगा, देखिए, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट मर्ज, इमरजेंसी प्लस 6 मंथ, जब तक इमरजेंसी चलेगी, जब जिस दिन तक चलेगी प्लस 6 महीने तक और इमरजेंसी रहेगी, उसको अपने आप ये चीज़ खत्म हो जाएगी। 6 महीने बाद लॉ आप बना लीजिए। और यही नहीं, ड्यूरिंग इमरजेंसी भी क्या करेगा, स्टेट अपनी स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेट क्या करेगा, लॉ बनाना छोड़ेगा नहीं, लॉ बनाएगा वो। और ये क्या है कि लॉ जब बनाएगा, जब सेंटर उस पर लॉ बनाएगा, प्रिवेल हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए, जब सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट ने भी लॉ बनाया ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसा नहीं है कि पूरा स्टेट की सारी पावर छीन ली गई, नहीं भाई, स्टेट इमरजेंसी लग गई तो कोई पावर ही, तो कोई लॉ ही नहीं बना सकता। नहीं, आप भी लॉ बनाओ, लेकिन जैसे ही सेंटर लॉ बनाएगी तो सेंटर की लॉ आपके लॉ के ऊपर प्रिवेल हो जाएगी। ठीक है, स्टेट कैन मेक लॉ ऑन द स्टेट सब्जेक्ट इनकंसिस्टेंट विद सेंटर लिस्ट, सेंटर लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइड, मतलब कौन सा प्रिवेल हो जाएगी, सेंट्रल लिस्ट हमारी स्टेट लिस्ट पे प्रिवेल कर जाएगी। व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट एक रेजोल्यूशन पास करेंगे कि पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ ऑन ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट, कोई 2 या 2 से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की, ये रेजोल्यूशन पास करती है कि ये कोई सब्जेक्ट है, इस पर कौन बनाएगा लॉ, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, लॉ अप्लाई टू द स्टेट ओनली, जिसने रेजोल्यूशन पास किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लॉ बनाएगी, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, वो किस पे लगेगा, केवल उसी स्टेज पे जिसने अपना रेजोल्यूशन पास किया है। अब देखिए, जैसे ही आपने वो रेजोल्यूशन पास करके रिक्वेस्ट किया है सेंटर से, किससे, पार्लियामेंट से, तो क्या होगा, सच एक्ट ओनली रिपील एंड अमेंड बाय द पार्लियामेंट। अब जो जैसे ही यहाँ पे लॉ बनेगा और रिपील या अमेंड कौन करेगा, स्टेट सीज टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। देखिए, राज्यसभा ने पास किया रेजोल्यूशन तो स्टेट बना सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगी, वहाँ पे स्टेट अपने स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकता था। लेकिन जैसे ही रेजोल्यूशन पास किया 2 स्टेटों ने मिलकर, तो वहाँ पे स्टेट अब उस पर लॉ नहीं बना सकते, क्योंकि स्टेट अपनी मर्जी से कह रहे हैं, क्योंकि वो अनेबल हैं, वो इतने इक्विप्ड नहीं है, या उतना उनके पास क्षमता नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि उस चीज़ को कर सके। सरेंडर ऑफ पावर टू द पार्लियामेंट, ये सरेंडर कर देंगे किसको, पावर पार्लियामेंट को। इंटायरली लेजिस्लेट बाय द पार्लियामेंट, ये जो भी पावर होगा इंटायरली कौन लेजिस्लेट करेगा, पार्लियामेंट।
जैसे एग्जाम्पल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन, ये सारा किसके अंदर आ गया इस समय, इस पर लॉ बनाई है किसने, ये पहले स्टेट के अंदर था, अब ये लॉ कौन बनाता है, ये पार्लियामेंट बनाती है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, कुछ मेजर जो इशू होते हैं स्टेट बोलते हैं कि नहीं आप इस पर रेगुलेशन करो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, उसके बाद देखिए टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। यार देखिए भाई, जो भी इंटरनेशनल आपके एग्रीमेंट होंगे ये देख के तो नहीं होंगे ना कि आपकी ये स्टेट लिस्ट में है कि ये यूनियन लिस्ट में है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है। जो भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे वो तो लैंड पे भी हो सकते हैं, वो तो पुलिस पे भी हो सकते हैं, है ना, इस पे हो सकते हैं, चाइल्ड पे हो सकते हैं, एजुकेशन पे हो सकते हैं, हेल्थ पे हो सकते हैं। तो जो भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में आ भी चुका है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ एनी मैटर ऑफ द सब्जेक्ट लिस्ट, कोई मैटर हो सकता है सब्जेक्ट लिस्ट का, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, एग्रीमेंट एंड कन्वेंशन ऑब्लिगेशंस। मतलब भाई अब यूएन का कोई कन्वेंशन आया है हेल्थ पे, हेल्थ में हेल्थ किसके अंदर है, स्टेट के अंदर है। तो जो भी कन्वेंशन आया है, एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, ये क्या करेंगे कि भाई स्टेट लिस्ट के अंदर हो, कंकरेंट के अंदर हो, किसी के भी अंदर हो, स्टेट मेनली बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के अंदर होते हुए भी किसी भी सब्जेक्ट पर हमारी यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, फुलफिल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, और उसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता है। फेयर ही ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है। अब हम सेंट्रल स्टेट तो नहीं खेलेंगे ना वहाँ पे, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन वी हैव टू फुलफिल इट। ओके, ये देखिए जैसे जिनेवा कन्वेंशन एक्ट आया, यहाँ पे एंटी हाईजैक एक्ट आया, इन्वायरमेंटल एंड ट्रिप्स एक्ट आया, ये सारी एक्ट जो आए इसमें स्टेट लिस्ट में होते हुए भी हमने क्या किया, ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया। मतलब कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है टू फुलफिल द इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ऑब्लिगेशन, कन्वेंशन, ट्रीटीज। कोई दिक्कत, कोई इशू, खत्म। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, देखिए जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगता है हमारा तो क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इन स्टेट, एक स्टेट हमने लगा दिया, चलो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, पार्लियामेंट बिकम एम्पावर टू मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट लिस्ट। अब कौन बनाएगा, आपने प्रेसिडेंट रूल तो लगा दिया स्टेट में, तब लॉ कौन बनाएगा, अब तो प्रेसिडेंट रूल लगा लिया, मतलब इसका मतलब क्या, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो तो बाहर सस्पेंड हो गई, वो काम ही नहीं करेगी, तो कौन इस पे काम करेगा भाई, पार्लियामेंट करेगी। पार्लियामेंट अब उस स्टेट में क्या करेगी, अपना लॉ बनाएगी जहां प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, ठीक है, मेक ए लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। आफ्टर प्रेसिडेंट रूल, अब देखिए जब प्रेसिडेंट रूल खत्म भी हो जाएगा ना तो लॉ अप्लीकेबल होंगे, और वहां की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अल्टर कर सकती है या रिपील कर सकती है उन लॉ को, रिपील मतलब खत्म कर सकती है या उन चीजों को बदल सकती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन, ये देखिए ये इम्प्लीसिट है ना, ये इम्प्लीसिट है, जो पहले हमने देखा वो एक्सप्लिसिटली दिया था, डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, ये इम्प्लीसिट है ना, इम्प्लाई करता है। जैसे कि गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट एसेंट के लिए रख सकता है, प्रेसिडेंट उस पर एब्सोल्यूट वेटो एंजॉय करता है ना, कि कोई भी बिल पास करते हो, यदि वो फेडरल सिस्टम को दिक्कत कर रहा है या ट्रेड एंड कॉमर्स को दिक्कत कर रहा है, किसी चीज़ को दिक्कत कर रहा है, तो क्या करेगा कि गवर्नर उसको सेफ अपने पास रख लेंगे, रिजर्व रख लेंगे, वो प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे उसके एक्सटेंड के लिए, और प्रेसिडेंट उसको पास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उनके पास एब्सोल्यूट वीटो है। Certain type of bill introduced in the state legislation only after the recommendation of president, freedom of trade and commerce। देखिए कुछ बिल ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, कि यूपी से कोई ट्रक निकल के आ रहा है दिल्ली में और यूपी वाले उसको दिल्ली में जाने ही नहीं दे रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स की चीज़ें हैं, है ना, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हैं। तो ऐसे यदि कोई लॉ यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली पास कर रही है कि भाई कोई भी ट्रक यूपी में एंटर नहीं कर सकता है, कोई भी ट्रक यूपी से बाहर नहीं जा सकता है, ये लॉ बन सकता है। तो जैसे ही ऐसा आपके लॉ ट्रेड एंड कॉमर्स पे और भी सब्जेक्ट जो फेडरल सिस्टम को दिक्कत कर रहे हो, जो ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो आपको फ्री मूवमेंट में दिक्कत कर रहे हो टेरिटरी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, ऐसे यदि आप लॉ बनाते हो लेजिस्लेटिव असेंबली में तो पहले प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए किसका, प्रेसिडेंट का। फेयर इनफ, सही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट स्टेट टू रिजर्व मनी बिल एंड अनदर फाइनेंशियल बिल इन हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब देखिए जी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग चुकी है आर्टिकल 360 के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब ये है कि पैसे की हमारे देश में कमी है, उसके लिए इमरजेंसी हमें लगा दी गई है। अब यूपी ने पास किया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, बेरोजगारी भत्ता दूंगा 25-25 हज़ार सबको, हर बेरोजगार को, और जिसको 20 हज़ार से कम तनख्वाह उसको 25 हज़ार दूंगा। क्या होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, पैसा नहीं है, और आप क्या करोगे, पैसा ऐसे बांट रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है भाई, देश है ना। तो तब क्या होगा कि तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उनको डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी आपकी फाइनेंशियल बिल है और मनी बिल है इसको रिजर्व करके रखिए, मैं कंसीडर करूंगा, जब मैं पास करूंगा तब क्या करेंगे आप इसको अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी के थ्रू। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव हमारे पावर थे। ये पावर कैसे जो पावर है हमारे पास लेजिस्लेटिव पावर है,
ये किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिटरी हो जाता है, फेडरल से यूनिटी हो जाता है। इमरजेंसी हो, राज्यसभा उसको बात करे या दो स्टेट मिलकर बोले एक दूसरे से, मतलब कि पार्लियामेंट से कि भाई आप ऐसा करो, इन पे लॉ बना दो, है ना, इमरजेंसी के केस में। तो ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं है, ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे सर्कमस्टेंस है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, हम जो हमारा यूनियन लिस्ट है और सेंट्रल लिस्ट है इसको मर्ज कर रहे हैं, या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट है ये स्टेट लेजिस्लेचर पे भारी पड़ रही है या उनके पावर को अपने पास ले रही है। सकते हैं कि जो हमारे सर्कमस्टेंसेस अलग बन रहे हैं, डिफरेंट बने। नॉर्मल कंडीशन में तो सब अपना अपना पावर एंजॉय करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब सर्कमस्टेंसेस थोड़े अलग होंगे तो उस तरह से हमारा ट्रीटमेंट भी अलग करना पड़ेगा। तो ये लेजिस्लेटिव पावर थी। अगले लेक्चर में देखेंगे तो क्या एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच, इसकी हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए नाइस डे।